डिज़ाइनिंग्स में 5 to 6 पे थी क्लास और टुडे इज़ फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं और इससे हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फर्स्ट क्लास वेब टेक्नोलॉजीज़। बेसिकली ये कोर्स वेब का है, इसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे। बिजली बराश बिजली आ लगा। मैं आन दिया और मैं क्लियर शिया स्टैंडर्ड। अच्छा, तो इस बेसिकली ये कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वेब टेक्नोलॉजीज़ का, तो वेब टेक्नोलॉजीज़ में हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे, डिज़ाइनिंग के टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे, वेब बैकएंड के पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं बेसिकली कि जो हम वेब पढ़ रहे हैं वेब का मेन आइडिया क्या है, वेब काम किस तरह करता है और वेब में क्या है। तो चलो आते हैं। हाँ, आपने सुना होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के बारे में। लोग कहते हैं मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में और वेब एप्लीकेशंस के बारे में कुछ सुना होगा आपने। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ओनली रन्स ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पहले बहुत इसका डिमांड था क्योंकि वेब में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुए थे, तो डेस्कटॉप सिर्फ डेस्कटॉप तक लिमिट होते हैं। डेस्कटॉप पे काम करते हैं, ऑनलाइन आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपका हार्ड डिस्क बर्न हो गया, आपका कहीं पीसी गुम हो गया, तो आपका डेटा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बेसिकली अब जो लोग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन से वेब एप्लीकेशन पे। वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आप लंदन में हो, दुबई में हो, कहीं पे भी हो, आप अपने एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप डेटा अपलोड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मींस जितने भी ऑपरेशंस हैं आप इस पर कर सकते हैं। आपका डेटा सेफ होता है। आपका डेटा अगर आपका पीसी बर्न हो जाए, हार्ड डिस्क बर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका डेटा ऑनलाइन सर्विस पे पड़ा होता है और आपका डेटा वो सेफ होता है। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका डेटा ख़राब हो जाए। दैट्स वाई पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स वेब एप्लीकेशंस एंड द रेट इज़ वेरी हाई अबाउट द डेवलपमेंट इन वेब एप्लीकेशंस। इस तरह मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस में फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं। एंड्रॉयड में ओनली वर्क्स ऑन एंड्रॉयड मोबाइल्स। एंड इसी तरह आईओएस हैं विच जो विच वर्क्स ऑन ओनली आईओएस मोबाइल्स। द लेटेस्ट लैंग्वेज इज़ स्विफ्ट इन आईओएस। इसी तरह एंड्रॉयड में जावा में हम काम करते हैं। इस तरह लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग के। तो वेब में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट के लिए अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो हमारा फोकस वेब एप्लीकेशन पे है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन पहले काम किस तरह करती है, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क। वेब एप्लीकेशन आपने सुना होगा, आप में से अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ा हो तो प्रोटोकॉल्स हम पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स, ठीक है, वो रूल्स है, डिफाइंड रूल्स है, उसी के थ्रू काम करते हैं। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है और हमारा जो वेब काम करता है वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेंड और URL टू द DNS सर्वर। इस जिस तरह आप देखते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मीन्स इट एक्ट्स टू ट्रांसफ़र द डेटा।
ठीक है, ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो ये डेटा ट्रांसफ़र करता है कहाँ, सेंड और यूआरएल टू द डीएनएस सर्वर। अब यूआरएल क्या है, डीएनएस सर्वर क्या है, सिंपल आप फोकस करें कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होता है वेब में। अब ये हमारा डेटा डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनएस सर्वर क्या है, डीएनएस सर्वर, डी मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। ये एक सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम है। अब ये सिस्टम आईपी एड्रेसेस देता है, गिव नेम टू आईपी एड्रेसेस। ये आईपी एड्रेसेस को नेम देता है। अब आपने आईपी एड्रेसेस के बारे में कुछ सुना होगा, जिस तरह 192.168.1.1, इस तरह एक यूनिक एड्रेस होती है। यूनिक मीन्स जो हर एक की अपनी एक होगी। जिस तरह आपकी एनआईसी नंबर यूनिक है, इसी तरह आईपी एड्रेस भी यूनिक होती हैं। तो ये आईपी एड्रेसेस को नेम्स देता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, आईपी एड्रेसेस को नेम देता है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.2 ये एक आईपी एड्रेस है, इसको मैं नेम दे रहा हूँ अख्तर नवाज। तो डोमेन नेम सिस्टम इसी तरह काम करता है। दैट नेम इज कॉल्ड डोमेन नेम। इसको अख्तर नवाज फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं डोमेन नेम। लाइक http www.aup.edu.com फॉर एग्जांपल, ये क्या है, एक यूआरएल है या एक एड्रेस है। तो ये क्या है, डोमेन नेम हो गया हमारा, क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। लेकिन इस डोमेन नेम का एक आईपी एड्रेस भी हो, एक आईपी एड्रेस भी इसके बैकएंड पे होगी। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम अब क्या काम करता है, डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस दे रहा है। ठीक है, जितनी भी आप वेबसाइट देख रहे हैं, google.com है, abbasiuniversity.com है, अलीबाबा है, ठीक है, और इसी तरह जितनी भी साइट्स हैं, तो बैकएंड पे इसकी एक अपनी आईपी होगी। और ये काम कौन कर रहा है, डोमेन नेम सिस्टम कर रहा है। ठीक है, इट वर्क्स लाइक कॉन्टेक्ट इन आवर मोबाइल। ये किस तरह काम करते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल असद का है, आपके साथ कॉन्टेक्ट लिस्ट में इसका नेम सेव है, इसके बैकएंड पे इसका नंबर है। इसी तरह डोमेन नेम इसी का नेम होगा, बैकएंड पे इसकी आईपी होगी। अब यूआरएल क्या है, हमने पढ़ा कि HTTP प्रोटोकॉल सेंड्स अवर यूआरएल टू डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर हमने पढ़ा, यूआरएल हम पढ़ रहे हैं। यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इट पॉइंट्स लोकेशन ऑफ एवरी सिंगल पेज। आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर आप दे दे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल abasin.com, ठीक है, /results, तो एक यूआरएल हो गया। ठीक है, और ये हर एक सिंगल पेज की लोकेशन पॉइंट आउट्स करता है। किसी तरह सिंगल पेज की लोकेशन पॉइंट आउट्स करता है। फॉर एग्जांपल, आप अब्बासिन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में लॉगिन हो गए। ठीक है, अब्बासिन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में एडमिशन्स पेज होगी, रिजल्ट्स पेज होगी, कॉन्टेक्ट अस पेज होगी। आप जिस पेज पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसी पेज का रिज़ल्ट आपको मिलता है। ठीक है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एक पेज को डिवाइड करता है, हर एक पेज की लोकेशन आपको पॉइंट आउट्स करता है कि अब आपने /results.php पे क्लिक कर दिया, /admissions.php पे क्लिक किया, मतलब आप एडमिशन्स पेज में हैं, आप रिजल्ट्स पेज में हैं, आप कॉन्टेक्ट अस पेज में हैं, आप गैलरी पेज में हैं, इसी तरह डिफरेंट पेजेस। तो यूआरएल हमारा यही काम करता है। और यूआरएल यहाँ पे आप देखें, जो अभी मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो हमारा यूआरएल बनता है। अच्छा, वहाँ तो हमने पढ़ लिया डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। अब डोमेन क्या है, डोमेन जब आप इफ़ यू वांट योर वेबसाइट एक्सेसिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर यू आर, either you are in Dubai, either you are in London, either you are in UK, so that your website is accessible online, and because of that you purchase domain। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मेरा वेबसाइट एक्सेसिबल हो, अब मैंने यहाँ पे जो मैंने शो किया लोकल होस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ शो किया, देखें, अब मेरे पास लोकली पड़ा है एक, देखें फॉर एग्जांपल कुछ मेरे पास पड़ा है, ये चित्रा स्पोर्ट्स कुछ वेबसाइट है, तो ये सिर्फ मेरे पास लोकल होस्ट पे है। लोकल होस्ट का मतलब ये कि मेरे साथ अपने सिस्टम में है। अब अगर मैं कहता हूँ कि यही चीज़ अगर मेरे पास, अब मैं ये इसे ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकता अगर मेरे पास ये सिस्टम ना हो। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा ये वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबल हो, चाहे मैं नेट कैफ़े में जाऊँ, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, तो मैं इसे एक्सेस कर सकूँ, तो इसके लिए आपने डोमेन नेम को परचेज़ करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपने डोमेन नेम को परचेज़ करना होगा।
अच्छा, यू मस्ट परचेज अ डोमेन नेम फ्रॉम डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम से आप डोमेन को परचेज करोगे, क्योंकि वो एक सिस्टम है और आप इससे एक डोमेन नेम को परचेज करोगे। जिस तरह हमने पढ़ा कि यार www.aup.com ये एक डोमेन नेम हो गया, तो इसी तरह आप एक डोमेन नेम वो आपको देगा, एक यूनिक नेम आपको देगा जो किसी के पास नहीं होगा। आपको एक डोमेन नेम दे देगा और आपको एक इसकी आईपी देगा, तो वो आप परचेज करोगे डोमेन नेम से। और इसके ऑफिस डिफरेंट जगहों पे होते हैं। आप डीज में जाके नेक सोल्यूशंस एक हैं, वो भी डोमेन नेम्स दे रहे हैं। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। आफ्टर परचेजिंग अ डोमेन नेम, योर वेबसाइट विल बी एक्सेसिबल थ्रू एच टी टी पी प्रोटोकॉल के ज़रिए आपका वेबसाइट फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेसिबल होगा जब आप डोमेन नेम परचेज करें। अच्छा, द क्वेश्चन अराइज दैट वाई डोमेन नेम सिस्टम, क्यों हम डोमेन नेम सिस्टम एक्सेस करें। ठीक है, तो ये इसलिए जिस तरह की मैंने एग्जांपल दी, वाई डोमेन नेम सिस्टम कि आपका एक मोबाइल है, मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स है, तो कॉन्टेक्ट्स का सिर्फ आपके पास नाम सेव होता है। आप every time you don't need to remember the IP address while you purchase a domain name, just you remember the domain name. अब फॉर एग्जांपल आपके पास abbasiyuniversity.com है, eta.com है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो आप इसके नेम देते हैं, बस आपके पास आ जाती हैं। तो अगर ये डोमेन नेम सिस्टम नहीं था तो आप आईपी एड्रेसेस याद करते थे। ठीक है, 192.168. हर किसी की आईपी एड्रेस किसको याद होती है, बहुत मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क। अब ये क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन जो बेसिकली हम तो पढ़ते आए हैं कि वेब एप्लीकेशन HTML है, CSS है, हमने ये पढ़ा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वेब एप्लीकेशन बेसिकली काम किस तरह करता है। हम जो वेब ब्राउज़र में लिखते हैं, हमारे पास पेजेस आते हैं, ये काम किस तरह करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा प्रोसेस होता है। जब आपके पास पेज आता है, जब आपके पास ये गूगल का पेज आता है, आपके पास अब्बासी यूनिवर्सिटी का पेज आता है, चाहे किसी भी वेबसाइट का पेज आता है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस से आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप इंटर URL इन द ब्राउज़र। जब हम ब्राउज़र में URL लिखते हैं, जिस तरह हमने abbasiyuniversity.com लिख लिया, ब्राउज़र सेंड URL टू DNS थ्रू HTTP। कंफर्मेशन के लिए ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए DNS सर्वर को सेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप अब्बासी यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है, तो जब आप गेट पे इंटर होते हैं, ये मतलब ये कि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है तो उसकी कंफर्मेशन तो करेंगे ना, आपसे कार्ड चेक करेंगे या कुछ तो करेंगे ना। तो इसी तरह जब आप DNS सर्वर के साथ रजिस्टर्ड है, आप आपका डोमेन या मेरा वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही मैं URL लिखूँगा तो वो कंफर्मेशन के लिए DNS सर्वर में जाएगा कि आइए आप किसी तरह रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम होता है कि ब्राउज़र सेंड URL टू DNS थ्रू HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए URL सेंड होता है DNS सर्वर में। DNS सर्च फॉर IP ऑफ रिक्वायर्ड URL। पहले वो IP को सर्च करता है। DNS सर्वर में इसकी IP सर्चिंग होती है कि आए ये IP हमारे साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। इफ़ DNS फाइंड URL इन दियर टेबल, अगर DNS को वो इसकी अपनी टेबल होती है, वो फिर नेटवर्किंग का काम है, मैंने पढ़ा है CCNA के कोर्स में मैंने किया है। तो उस टेबल को कहते हैं राउटिंग टेबल। अगर राउटिंग टेबल में इसे IP मिल जाती है कि हाँ हमारे साथ ये रजिस्टर्ड है, देन दे विल फीड बैक टू द ब्राउज़र कि हाँ हमारे साथ ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, will send back IP address of required URL to the users, otherwise they will send message this web page is not available। अगर उनके पास IP एड्रेस मिल जाती है तो वो आपको फीडबैक देगा, ब्राउज़र को फीडबैक देगी और वो रिक्वायर्ड जो IP हैं वो ब्राउज़र को दे देगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये मैसेज डिस्प्ले करेगी कि ये पेज हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, दिस वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल, या जो भी रिक्वायर्ड मैसेज है वो आपको डिस्प्ले करेगी। आफ्टर रिसीविंग IP, द ब्राउज़र विल सेंड रिक्वेस्ट टू द रिक्वायर्ड सर्वर। ये तो अभी डोमेन नेम सिस्टम हो गया। तो अब आप सोचें, अब देखिए, ठीक है, हमारे साथ फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड है, वो डोमेन नेम रजिस्टर्ड है, इसकी IP ब्राउज़र को मिल गई। तो जब इसकी IP ब्राउज़र को मिल गई तो अब तो डेटा मुझे चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल अब्बासी यूनिवर्सिटी का होम पेज एक्सेस करना है, तो एक बार तो कंफर्मेशन हो गई, ब्राउज़र को फीडबैक मिल गया कि हाँ ये IP मेरे साथ रजिस्टर्ड है। अब ब्राउज़र दोबारा इस IP को उस सर्वर में सेंड करेगी जहाँ पे आपका डेटा पड़े हुए हैं, जहाँ आपके इमेजेस पड़े हैं, जहाँ पे टेक्स्ट पड़ा है,
जहाँ पे स्लाइडर का डेटा पढ़ाएं, जिस फॉर्मेट से पढ़ाएं, तो उस सर्वर से फिर डिमांड करेगी और उस सर्वर को बताएगी कि मुझे ये ही पेज चाहिए। अगर आपने होम पेज या रिज़ल्ट पेज पे क्लिक किया है तो आपको रिज़ल्ट की पेज वहाँ से मिलेगी, और रिज़ल्ट पेज में जो भी कंटेंट्स है वो आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, द सर्वर विल सेंड बैक ऑल द रिक्वायर्ड डेटा टू द ब्राउज़र इन द फॉर्म ऑफ HTML। फिर वही सर्वर आपको डेटा रिट्रीव कर देगी इन द फॉर्म ऑफ HTML। द ब्राउज़र विल रीड द टेक्स्ट एंड जनरेट द पेज। ब्राउज़र टेक्स्ट रीड करेगी और पेज जनरेट करेगी। ये नहीं कि आप जस्ट टेक्स्ट लिखे और वो आपको शो करेगी। ब्राउज़र HTML के टेक्स्ट वो रीड करेगी, आपको पेज जनरेट करेगी। कुछ आइडिया है आपको? मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल, फॉर एग्जांपल गूगल, ठीक है, देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्ट। वहाँ पे DNS सर्वर में सर्चिंग हो गई तो वो तो अभी गया ही नहीं रिक्वेस्ट, क्योंकि नेट नहीं है, पता नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अबासीन या कोई भी मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा DNS सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगी, DNS सर्वर में सर्चिंग होगी। ये जो नेम मैं दे रहा हूँ इस नेम के बैकएंड पे IP सर्च होगी DNS सर्वर में, जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है इस वेबसाइट की, अबासीन वेबसाइट की मैंने जो रजिस्ट्रेशन की है, तो उसकी सर्चिंग होगी। सर्चिंग अगर उसे मिल गई कि ये हमारे साथ रजिस्टर्ड है तो रिस्पांस देगी। कहाँ पे? वापस ब्राउज़र को रिस्पांस मिल जाएगी और रिस्पांस में वो IP मिल जाएगी कि हाँ हमारे साथ रजिस्टर्ड है। इसके बाद मैंने जो भी पेज इससे मतलब है मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसी पेज का डेटा फिर उसी सर्वर में जाएगा। उसी सर्वर से फिर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये पेज चाहिए, उस सर्वर से जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, तो उस सर्वर से फिर वही पेज के डॉक्यूमेंट्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ HTML। क्लियर? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ लिया कि किस तरह वेब बेसिक काम करता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वेब टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन से हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी क्या काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे HTML। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो चीज़ें हमने पढ़ी ये आपको वेब के पेपर में भी आएंगे, ये आपको NTS के अभी जो NTS हुआ था सब कुछ इसमें से सिर्फ यहाँ तक आया था। जो वो सिलेक्शन 8 सेमेस्टर के जो बंदे वो प्रोजेक्ट 8 के लिए सेलेक्ट कर रहे थे वेब टेक्नोलॉजीज डेस्कटॉप में, तो इनके लिए टेस्ट हुआ था और सब कुछ यही था। ठीक है, मैंने जो पेपर दिया था, ठीक है, हमारे अबासीन में जो पेपर हुआ था तो इसमें से यही आया था। एक 10 नंबर का क्वेश्चन ये आया था, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क। तो अगर आपको ये याद हो या आप याद करें, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसके बाद आप ये शॉर्ट टैग्स भी आते हैं। ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये AJAX जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस का बंदा था डीज में, तो मेरे साथ बैठा था। ठीक है, और प्रेजेंटेशन हो रही थी जो इंटर्नशिप की, और उनसे पूछा कि AJAX का क्या मतलब है। मतलब AJAX मीन्स एसेंट्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML, तो उसे पता नहीं था। इसी तरह का भी हो सकता है, और इस तरह भी नहीं था कि AJAX नहीं आ रहा था, AJAX में काम किया था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि AJAX के बेसिक एब्रिविएशंस क्या है। HTML means hypertext markup language and it is used to give layout to resources. Layout means कौन सी बटन कहाँ पे है, कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे है, इमेज बड़ा है छोटा है, मतलब एक लेआउट। जिस तरह के अभी हमारा ये लेआउट है, ठीक है, ये बटन यहाँ पे, ये यहाँ पे, होम की बटन यहाँ पे, इंसर्ट की यहाँ पे, तो ये इसी का लेआउट है, वर्ड का लेआउट है। तो हमारी पेज का लेआउट किस तरह होगा, मतलब ये लेआउट को, ये रिसोर्सेज को लेआउट देता है। रिसोर्सेज मीन्स के इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें होगी तो इसको वो लेआउट देगा। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। इसके बाद CSS है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब है कि ये स्टाइल शीट है और ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब है टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट और कितना मार्जिन हो, कितना इस साइड से उस साइड पे हो, लेफ़्ट पे हो, राइट पे हो। तो CSS ये काम करता है, मीन्स गिव स्टाइल टू द पेज। ये पेज को स्टाइलिंग दे रहा है बिकॉज ऑफ इट्स नेम कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंपली अब आप इतना जान लें, जब हम डिटेल्स में जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट गिव प्रोग्रामिंग टूल्स टू द HTML।
ये HTML को प्रोग्रामिंग टूल्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल है, इसमें कंडीशंस है, जिस तरह मैंने कुछ उसमें प्रोजेक्ट में भी दिखा लिया जावास्क्रिप्ट, इसमें कंडीशंस है, लूप्स है और डिफरेंट इवेंट्स बेस है। जिस तरह ये मैप्स के साथ काम करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि अगर ये काम ना हो तो आप इसी तरह करें। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे देखा होगा जब आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इंटर होते हैं तो कुछ मैसेज डिस्प्ले होता है या कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के हम फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट से करेंगे। और jQuery क्या है, थर्ड पार्टी पैकेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट की थर्ड पार्टी पैकेज है एंड रेडीमेड कोड। थर्ड पार्टी पैकेज मीन्स इट इज़ डेवलप्ड बाय अदर डेवलपर्स, टॉप डेवलपर्स कम्युनिटी, एंड वी यूज़ द रेडीमेड कोड। रेडीमेड स्लाइडर हमारे पास पड़ा है, हम वहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, हमारे साथ वही काम करता है। उसी तरह स्लाइडर बनाने में मुझे 3-4 महीने लग जाएंगे अगर मैं खुद अपने कोड से बनाऊंगा। इसी तरह डिफरेंट और भी स्टाइलिंग बटन्स है, स्टाइलिंग टेक्स्ट है, मार्किंग ऑप्शंस है, बहुत चीज़ें हैं जो jQuery में बने तो मैं तैयार यूज़ कर रहा हूँ। और इस कोड में मतलब ये थर्ड पार्टी पैकेज कोड है। एजेक्स, एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML इसकी एब्रिविएशंस है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, अभी ये 2-3 बंदे थे, मैंने इसे दिखा दिया यहाँ पे देखो। एजेक्स में ये विदाउट रिफ्रेशिंग पेज हम इस पे काम करते हैं। चेंज पेज विदाउट रिफ्रेशिंग और रिलोडिंग। आपके पास डेटा चेंज होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता। फॉर एग्जांपल फेसबुक में आप कर रहे हैं SMS, तो वहाँ पे आप मैसेजिंग कर रहे हैं और वहाँ से पेज चेंज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हम डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। तो लोकल होस्ट मॉडल टाउन, यहाँ से लेके यहाँ पे मैं कोई यूज़र मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर लिस्ट, आप यहाँ पे देखें प्लॉट लोकेशन कोई भी चीज़, ये प्लॉट लोकेशन में फॉर एग्जांपल हैदराबाद, आप देखें यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज फ्रेश नहीं होगा, ठीक है। मैं 8 प्लॉट कर रहा हूँ तो प्लॉट 8 भी होगा, टेबल में भी आएगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगी। आपने देख लिया पेज की वही URL है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देखे, देखो यहाँ पे मास्टर अंडरस्कोर लिस्ट डिस्प्ले प्लॉट लोकेशन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मोमेंट टाउन ऐड कर रहा हूँ और मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे टेबल में देखो खुद विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज, ये सब कुछ एजेएक्स से हुआ है, ये इंसर्शन एजेएक्स से हुआ है। तो इंशाल्लाह हम ये भी पढ़ेंगे सब कुछ, जिस तरह ये मैसेज को डिस्प्ले करती है और डिफरेंट लाइब्रेरीज है इसमें यूज़ हुई हैं। तो यही एजेएक्स है। इसी तरह फेसबुक का भी एग्जांपल आपके पास है और भी बहुत जगह पे यूज़ हुआ है। PHP की जहाँ पे बात आती है, PHP गिव कनेक्टिविटी बिटवीन HTML एंड डेटाबेस। जब आप HTML में कुछ डेटाबेस तक ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप PHP यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये फॉर एग्जांपल एक लेआउट है HTML की, कुछ HTML है, CSS है, इसमें यूज़ हुए। तो ये जो मेरे पास डेटा है, ये मोमेंट टाउन, ये सब कुछ ये डेटाबेस में जा रही है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास पहले से, तो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा नहीं चाह रहा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पहले से बता रहा हूँ। यहाँ हमारे पास सर्वर है, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। तो यही मोमेंट टाउन आप देख लोगे अभी, ठीक है कि ये डेटाबेस में डेटा जा रही है और डेटाबेस से फिर फेच हो के यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। डेटाबेस से फिर हम ये डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं ये डेटाबेसेस में भी, कैमरा DB में। ये हमारे पास ज़ैम्प सर्वर है और इसी में से फिर मुझे मिल जाए प्लॉट लोकेशन, ये इसमें फिर टेबल्स है। देखो यहाँ पे हैदराबाद जो मैंने अभी ऐड किए, हैदराबाद और मोमेंट टाउन देख रहे हैं आप, ये यही। तो मेरे पास और डेट खुद आया है, देखो 29/11/2016 और टाइम भी खुद आया है। तो मोमेंट टाउन और हैदराबाद, ये डेटाबेस में डेटा देखो अभी जा रही है इसकी, और डेटाबेस से फिर हम फेच कर रहे हैं इस HTML पेज में, इसमें
एक बार जब इंसर्शन हो गई, दूसरी बार यहाँ पे टेबल से फैच हो रही, तो ये भी एजेक्स के ऊपर हुआ है। अच्छा, MySQL क्या है? MySQL डेटाबेस वेयर ऑल वेबसाइट डेटा स्टोर, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे दिखा दिया, ये MySQL, ठीक है, जहाँ पे हमारी पूरी सॉफ्टवेयर का या वेब एप्लीकेशन का या वेबसाइट का जितना भी डेटा है ये यहाँ पे स्टोर होगा। तो MySQL, यही MySQL आपके सामने, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। अच्छा, वेब ब्राउज़र क्या है? एज ऑलरेडी यू नो, वेब ब्राउज़र क्या होता है? क्रोम, फायरफॉक्स, मोज़िला। द पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स। ये HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करती है आपकी जो ब्राउज़र है, ठीक है, एंड डिस्प्ले देम एज अ वेब पेजेस। ये HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करती हैं, आपको एज अ वेब पेजेस पर आपको डिस्प्ले करती हैं। द ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। ये HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं करती। HTML टैग्स हम बाद में पढ़ते हैं। हम जिस तरह आपने पढ़ा होगा रिजर्व वर्ड्स C++ में, कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स आर कीवर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच आर डिफाइंड टू द कंपाइलर, which already compiler knows about the pre-word, reserved words or predefined words। मतलब है कि इसे पता होता है। तो इसी तरह HTML में भी सब काम टैग्स पे हैं, एंड टैग्स आर आल्सो रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। तो हम टैग्स यूज़ करेंगे और ब्राउज़र HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं करेगा बल्कि कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा। टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वही डिस्प्ले करेगा, सिंपल। बट यूजेज द टेक्स्ट टू इंटरप्रेट द कंटेंट ऑफ द पेज, कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल H1 गिव्स बिगर लेआउट एंड IMG टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेज। फॉर एग्जांपल H1 एक टैग है, ये H1, इसका मतलब ये है कि हेडिंग 1। ये H1 एक टैग है, तो ये इसलिए यूज़ होता है जब आप कोई बड़ा टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, हेडिंग 1 आप लेना चाहते हैं वेब में, तो इसके लिए H1 यूज़ होता है। तो ये बिगर लेआउट के लिए यूज़ होता है। और IMG भी एक टैग है, ये भी HTML टैग है, तो इसलिए यूज़ होता है कि इमेज को इंसर्ट करे। तो ये आपको IMG का टैग डिस्प्ले नहीं करेगा बल्कि आपको इमेज डिस्प्ले करेगा। गुड। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन वेब इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में फ़र्क ये है कि बेसिकली अब जितने भी वेबसाइट हैं वो डायनेमिक, तकरीबन बहुत गिने चुने वेबसाइट जो होंगे वो स्टैटिक होंगे। स्टैटिक का मतलब ये है कि इसमें से डेटा चेंज नहीं होता। आपने वेबसाइट बना लिया, मैंने फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना लिया अब्बासी यूनिवर्सिटी की, तो जो पिक्चर मैंने इसमें ऐड किए, जो भी टेक्स्ट मैंने इसमें डाला, तो बाद में मैं चेंज नहीं कर सकता। मतलब इसी में से जो ऑनलाइन पढ़ा हो मैं ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह मैं चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसमें से अपने कोड में से चेंजेस करता हूँ और फिर से अपलोड करता हूँ, फिर से कोड में चेंजेस करता हूँ और इमेज सब कुछ कोड में चेंज करता हूँ, फिर नेट पर अपलोड करता हूँ। तो बेसिकली आप तो फॉर एग्जांपल मैं असद के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। असद को वेब का भी आइडिया नहीं है कि वेबसाइट क्या है, वो एक नॉन टेक्निकल बंदा है। तो अगर मैं उसे एक स्टैटिक वेबसाइट बना दूँ, इमेज इसमें एक बार, तो वो फॉर एग्जांपल कल मैं नहीं हूँ, मैंने उससे पैकेज लिया है 40-50,000 रुपये, मैंने 1 लाख रुपये मैंने इससे लिए। कल मैं भी चला गया, पेशावर से इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से दुबई गया, तो असद किसके पीछे घूमेंगे कि इस इमेज को मैंने चेंज करना है। तो वो इमेज कैसे चेंज करेगा? इस टेक्स्ट को मैंने चेंज करना है, क्योंकि चेंजेस आएगी ना। अब्बासी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप देखें तो चेंजेस आती हैं ना, एक गैलरी में एक इमेज होती हैं, दूसरे दिन और इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट चेंज होता है, VC चेंज होता है, एम्प्लॉइज़ चेंज होते हैं, रिकॉर्ड्स चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। तो फिर आपने ये कैसे चेंज करना है? स्टैटिक में आपने एक बार जो भी चीज़ें डाली वही होगी। तो वो टेक्निकल बंदा चेंज कर सकता है और वो इसे यहाँ पे सिस्टम में चेंज जिस करेगा, फिर से नेट पर अपलोड करेगा। तो यही प्रॉब्लम होंगे। अगर मैंने डायनेमिक वेबसाइट बना लिया तो एक मैं बैकएंड बना लूँगा, जिस तरह के आप देखें, ये एक हम स्पोर्ट्स के लिए बना रहे हैं ये, ठीक है। तो ये इनका एक बैकएंड हो गया। तो यहाँ से हम देखो 8 एसोसिएशंस, 8 टीम्स, 8 प्लेयर्स, इसी तरह हम चीज़ें यहाँ से ऐड करेंगे। फ्रंट एंड पे फिर ये शो होंगे कि ये एसोसिएशंस हैं, ये हैं, ये हैं। तो अगर मैंने स्टैटिक वेबसाइट बना लिया तो मैं फ्रंट एंड सिर्फ बना लूँगा और इसमें से एसोसिएशंस, प्लेयर्स डाल दूँगा। कल प्लेयर्स और आ गए तो मैं कैसे ऐड करूँगा? एसोसिएशंस और ऐड हो गए तो कैसे करूँगा? तो जब हम डायनेमिक वेबसाइट बना लेंगे तो यहाँ से एक नॉन टेक्निकल बंदा भी सिर्फ 8 टीम्स इस पर क्लिक करेगा और यहाँ से वो ऐड करेगा, ठीक है, यहाँ से।
ऐड करेगा वहाँ से फ्रंट एंड पे फिर ऑटोमेटिक डेटा आएगा। तो डायनामिक में मतलब डायनामिकली चीज़ें शफल होती हैं, डायनामिकली चेंज होती हैं, ये डायनामिकली है। बैक एंड से ऐड कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं, बैक एंड से ऐड कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं। स्टैटिक में सिर्फ फ्रंट एंड, नो डायनामिक एंड। तो एक जनरल ओवरव्यू थी। और ए वेब पेज दैट डिस्प्लेज सेम पेज इन आर इंफॉर्मेशन टू ऑल यूजर्स, सेम पेज इंफॉर्मेशन टू ऑल यूजर्स। इसमें यूज़र इंटरेक्शन नहीं होती, मतलब है नो यूज़र इंटरेक्शन। ठीक है, आपके लिए मैंने वेबसाइट बना लिया, यू हैव नो इंटरेक्शन विद द वेबसाइट, बस जस्ट मैंने बना लिया तो वही है। ठीक, नो डेटाबेस, आप सर्टेनली डेटाबेस में डेटा नहीं जाएगा, आपके कोड में डेटा पड़ा हुआ है, आपके उस फाइल्स में डेटा पड़ा हुआ है। एंड क्रिएट यूआईडी इन HTML, CSS एंड समटाइम जावास्क्रिप्ट। डायनामिक वेब पेजेस इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फॉर ईच यूजर्स। फॉर एग्जांपल फेसबुक एक डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है, वो भी PHP में बना है फेसबुक। तो गूगल प्लस है, ये भी डायनामिक है। हाँ, आपके लिए अलग इंफॉर्मेशन है, अलग अकाउंट है, आपके हर रोज़ इमेजेस चेंज होते हैं, स्टेटस चेंज होते हैं। इसी तरह इन्वॉल्व्स यूज़र इंटरेक्शन, इसमें यूज़र इंटरेक्शन होते हैं। मस्ट हैव डेटाबेस, आपका सब कुछ ये जो डेटा है ये आपका डेटाबेस में स्टोर हुआ है। क्रिएट इन HTML, CSS, JavaScript, jQuery and MySQL and other languages may also be used। अब हम स्पेसिफिक आए, ठीक है, यहाँ से हमने कुछ शार्ट पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आए कि HTML बिगर पिक्चर ऑफ। अच्छा, HTML क्या है? HTML is not a programming language but it is a markup language। markup language means it is made of markup tags। ये markup tags से बना है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप टैग्स लैंग्वेज है। अच्छा, आगे क्लियर होगी। मार्कअप टैग्स यूज टू ऐड रिसोर्सेज टू द पेज। मार्कअप टैग्स यूज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल it is not a programming language, it is a markup language। what is a markup tags? It consists of markup tags। so what are markup tags? Markup tags are used to add resources to the page। resources to the page means text, image, layout को जिस तरह हमने पढ़े। एंड गिव लेआउट टू रिसोर्सेज, और फिर उस लेआउट रिसोर्सेज को लेआउट देती है, इमेजेस को, टेक्स्ट को, इसको फिर लेआउट देती है मार्कअप टैग्स। HTML tags are keywords। HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like HTML। keywords are reserved words का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अख्तर मेरे लिए कीवर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व और की मैन है। जैसे वो इंटर होता है मुझे पता चलता है ये अख्तर है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप HTML की रिजर्व वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब है कि टैग्स यूज़ कर रहे हैं, तो HTML का जो भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो टैग होता है उन्हें पता होता है कि यार ये HTML टैग है और ये यही काम करता है, ठीक है। अगर मैं वीडियो फॉर एग्जांपल एक है H1 टैग, तो एंगल ब्रैकेट से सराउंड होता है। अगर H1 में यूज़ करूँ तो कंपाइलर को पता होगा कि H1 इज़ यूज टू गिव बिगर लेआउट, टू गिव बिगर टेक्स्ट, तो इसलिए यूज़ होता है। तो इसी तरह जिस तरह के हम यूज़ करते हैं, अपनी मेमोरी यूज़ करते हैं, तो इस तरह कंपाइलर में भी डिफाइंड होते हैं, इसने सेव किए होते हैं कि यार ये चीज़ इसलिए काम करते हैं, ये इसलिए काम कर रहे हैं। सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैग्स। और टैग्स हमेशा HTML में ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स सराउंड होते हैं, सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट्स। जो भी चीज़ HTML में एंगल ब्रैकेट से सराउंड होगी, इट मीन्स इट इज़ अ टैग। एंड टैग्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। अच्छा, फिर इन टैग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होगी। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको जानता हूँ तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होगी, ठीक है। मतलब मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी याद होगी कि यार वो अगर मैं खुद मेमोराइज करूँ कि यार वो किस तरह है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। फॉर एग्जांपल इमेज एक टैग है IMG, तो IMG की कुछ एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होगी कि यार इमेज कितना बड़ा हो सकता है, इसकी विड्थ कितनी हो सकती है, वेट, हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हो गई या एट्रीब्यूट्स हो गई, हाइट एंड विड्थ, ठीक है। फिर इसकी एक और भी प्रॉपर्टीज़ ये है कि इमेज थंबनेल्स में होना चाहिए, ठीक है, और इट इज़ राउंड, सर्कल में होना चाहिए। आपने सर्कल इमेजेस भी देखे होंगे या ओल्फ शक्ल में भी, तो ये भी एक प्रॉपर्टीज़ इसकी होगी। तो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़, हर एक टैग की अपनी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ होगी। फॉर एग्जांपल H1 एक टैग है, तो H1 की प्रॉपर्टी ये होगी एक कि ये H1 जो है ये लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले हो, ये सेंटर पे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो, या ये राइट पे डिस्प्ले हो। अच्छा, एवरी टैग हैव देयर ओन प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द टैग
like for img is a tag, you must have picture। इसकी एक एट्रीब्यूट ये हो गई, जब आप img यूज़ कर रहे हैं वेब में तो आपके पास ज़रूर एक पिक्चर होगा ना। आप कौन सा पिक्चर यूज़ करेंगे, तो एक आपके पास पिक्चर होगी, पिक्चर की लोकेशन आप दोगे कि यार ये पिक्चर कहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसकी विड्थ पिक्चर की दोगे, हाइट दोगे। सो वी विल यूज़ एट्रीब्यूट फॉर दीज इंफॉर्मेशंस। तो इस इंफॉर्मेशन हर एक टेक के लिए, हर एक टेक की इंफॉर्मेशन के लिए वी विल यूज़ एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़। एंड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़ गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू टेक। इट मीन्स अब जब विड्थ मैंने स्पेसिफाई किया, इट्स गिविंग additional information to take. So we are diving to the first code in HTML. So be ready and let's see. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखे हम फर्स्ट वेब पेज बना रहे हैं, फर्स्ट वेब पेज बना रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास में मेरे ये फोल्डर है, आपका जहाँ भी आप जो भी फोल्डर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है, फिर यहाँ पे फर्स्ट क्लास में यहाँ पे मैं एक वेब पेज बना रहा हूँ। तो वेब पेज बनाने के लिए आपने लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे न्यू में आओ, ठीक है, न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस पे क्लिक करो। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक जब आप करते हैं .txt के साथ सेव है, आप कोई भी नाम दे दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट और डॉट आपने HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, .html एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। अच्छा, इंडेक्स का भी आ गया कुछ कॉन्सेप्ट, आपसे कहीं पे पूछ सकते हैं कि यार इंडेक्स किस लिए हम यूज़ करते हैं। आप इस पेज को कोई भी नाम दे सकते हैं, अख्तर नाम, असद नाम, ठीक है। आप कोई भी अफनान, उस्मान, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इस index.html। तो इंडेक्स जब हम देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वही पेज यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो themes.php है ना, themes.php ये मैं रिमूव करता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट नाम है, ठीक है, ठीक है। जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यही पेज आती है। तो इसी पेज में क्या है, एक H1 है और ये एक एडमिन पैनल है। तो ये एडमिन पैनल इस पेज में है, तो इंडेक्स पेज में ये चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्ट इंटर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यही पेज रन हो गई, ठीक है। तो आप जब इंडेक्स पेज को लेते हैं तो इंडेक्स पेज का मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कौन सी पेज जनरेट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम होम पेज को लेते हैं, जो होम पेज में जितनी भी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वेबसाइट में लॉगिन होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स पेज जनरेट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट पेज इज़ इंडेक्स पेज। तो index.html हमने एक पेज बना ली। किस तरह बना ली, हमने यहाँ पे निफ, ठीक है, txt सॉरी फिर से मैं बनाता हूँ, ये ठीक बनाया था लेकिन कि आपका कॉन्सेप्ट इंटरप्रेट ना हो। न्यू यहाँ पे txt, यहाँ पे मैंने इंडेक्स और यहाँ पे .html, आप इंटर प्रेस करें और फिर यस करें, ठीक है, ये index.html। तो एक बार ये एक एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, मेरे पास है, मैं आपको USB में आप दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, देखो सबलाइम टेक्स्ट बिल्ड सेटअप, ठीक है। तो ये जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये एडिटर इंस्टॉल होता है। तो एक बार आप इसे सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करें, ओपन भी यहाँ पे देखें, मेरे पास एक और भी एडिटर है, चूज़ अनदर ऐप, हाँ ये सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। एक बार मैंने इसमें ओपन किया इस पेज को, ठीक है, तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गई। इस पेज को मैं रिमूव करता हूँ, इस पेज को देखो, इसमें एक बार ओपन हो गई। फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। और एक बार आप इसे गूगल क्रोम से या फायरफॉक्स से ओपन करें, ठीक है, मैं गूगल क्रोम से ओपन करता हूँ। ये पेज एम्प्टी है, ठीक। इस पेज में अब हम कोडिंग लिखेंगे यहाँ पर। तो HTML की जो बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो HTML हमने पढ़ लिया कि हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टैग्स पढ़ेंगे हम। तो ये भी एक टैग है, ये सब टैग हैं जो भी एंगल ब्रैकेट में है, ये सब टैग है। तो बेसिक जो हम पढ़ेंगे तो HTML टैग स्टार्ट होगा, HTML टैग एंड होगा। इसके अंदर दो चीज़ें होगी,
एक हेड टैग होगा, हेड टैग स्टार्ट होगा और हेड टैग एंड होगा। और आप इंडिंग टैग किस तरह पहचानेंगे, इंडिंग टैग स्लेट से आप पहचानेंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, HTML टैग के अंदर HTML टैग जब स्टार्ट और एंड हो, एक हेड स्टार्ट हेड एंड, और एक बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, और हेड के अंदर फिर एक और चीज़ होगी टाइटल, ठीक है। यहाँ पे टाइटल स्टार्ट देखो और यहाँ पे टाइटल एंड, और ये हेड के अंदर है, ठीक। तो हम टाइटल किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे आप देखें इसमें से ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट HTML स्टार्ट, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स मतलब ये HTML टैग हो गया। तो HTML देखो स्लैश से ऑटोमेटिक ये यहाँ इस एडिटर में आता है। अगर आप स्लैश प्रेस करें और इसी तरह तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आप लिख भी सकते हैं खुद लिखेंगे भी। तो इसके अंदर आके देखो, इसके अंदर इंटर प्रेस करें, तो इसके अंदर क्या होगी, दो चीज़ें होंगी, हाँ गुड। एक होगी हेड देखो, और एक मैं इसी तरह आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए से ऑटोमेटिक आता है, तो ये हेड हो गया। और एक और क्या होगी, एक होगी बॉडी। पहले HTML के अंदर दो चीज़ें होगी, एक ठीक है बॉडी, अच्छा तो इसको मैं यहाँ पे, तो फिर हेड के अंदर एक और चीज़ होगी, ठीक है, और इसके अंदर एक होगी टाइटल। मैं स्लो इसलिए लिख रहा हूँ कि तेज़ लिखूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो टाइटल में आप यहाँ पे टाइटल दे दें, और ये टाइटल यहाँ पे शो होगा, देखो ये अब जो index.html शो हो रहा है, तो ये टाइटल में आप जो भी टाइटल दे दे तो ये शो होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब जो भी काम करेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, आप उसे सेव करोगे। सेव कैसे करोगे, कंट्रोल एस से आप सब काम सेव करोगे, अदरवाइज़ आपके चेंजेस वहाँ पे नहीं आएंगे। अब जो भी काम करें कंट्रोल एस से सेव करो, और यहाँ पे आप अपडेट करोगे। अपडेट कैसे करोगे, आप इस साइन को भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, इस साइन पे भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। आप पूरे URL को कंट्रोल ए करें और प्रेस इंटर, इससे भी कर सकते हैं, और आप F5 से भी कर सकते हैं। F5 तो F5 पे इसको मैंने वीडियो में शॉर्टकट दिया है, तो इसी तरह मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो का शॉर्टकट ऑटोमेटिक आता है। तो आप F5 से कर सकते हैं। यहाँ पे जब प्रेस करेंगे देखो फर्स्ट क्लास, आपका टाइटल चेंज हो गया। अच्छा, हेड में हमने काम किया, हम मेन काम जो करेंगे वो बॉडी में करेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। हम जो भी चीज़ शो करेंगे इस बॉडी में से शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, H1 डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आप यहाँ से शिफ्ट, यहाँ से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट H1, देखो H1 ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप इंटर प्रेस करें तो इस एडिटर में आपके पास खुद H1 स्टार्ट इंडिंग टैग आ जाएगी। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हेलो, एंड अगर देखो, अब अगर मैं सेव ना करूं, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, आपके पास हेलो अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, वही चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। जब आप बोर होते हैं तो फिर बता देते ख़त्म करें, ठीक है, मतलब फिर खुद बताना। अच्छा, अब हेडिंग्स है, तो HTML में हेडिंग्स है, और हेडिंग्स तकरीबन हेडिंग 1 2 3 4 5 6 H6 तक हेडिंग्स है। आप कोई भी हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये 6 हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हेडिंग 1 यूज़ होता है टू बी बिगर लेआउट, हेडिंग 2 इससे कुछ कम, हेडिंग 3 इससे कुछ कम, हेडिंग 4, हेडिंग 6 सबसे कम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग 1 हमने तो लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आप H2 देखो, अगर आप खुद इंटर प्रेस करें आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हेलो दिस इज हेडिंग 2, कंट्रोल एस करें, यहाँ से आप देखो इससे कुछ कम, तो मैं यहाँ से फिर से भी H1 यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इट इज़ यूज्ड टू गिव बिगर लेआउट। एंड इसके बाद आप H3 यूज़ करें,
आप इस तरह खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए देखो यहाँ से कंट्रोल एस करें, यहाँ से आप मैं H4 भी लिखता हूँ, इसके बिल्कुल दरमियान में आके देखो यहाँ पे बस सम टाइम लोग यहाँ से लिखते हैं तो फिर उनके पास कुछ नहीं आता। ठीक है, देखो ये जो साइन इसकी कलर भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे, हेडिंग 4 है और ये H5 है। जिस तरह भी आप स्लैश का साइन प्रेस करते हैं तो आपके पास हो जाएगा। हेडिंग 5 फॉन्ट ये आप 6 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आके आप हेडिंग 6 कंट्रोल एस और यहाँ से आप लेके, ठीक है, ये सबसे बिगर लेआउट है, इससे कुछ कम, इससे कुछ कम, इससे कुछ कम, तो आप यहाँ से फिर भी आप H1 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप फिर से भी H1 यूज़ कर सकते हैं। देखो तो आप वो वेब पेज में जिस हिसाब से हेडिंग्स आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप बिना लिखे रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग किस तरह हेडिंग जो हमने पहले लिखी ना हाँ तो अभी हेडिंग दोबारा आपने की है, हाँ तो उसी को दोबारा बगैर लिखे अच्छा नहीं तो वो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन फिर वो PHP के ज़रिए या डिज़ाइनिंग इसके लिए हम एक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैं कैसे कॉपी करूँ, मैं इसी तरह आप नहीं कर सकते। अब का मतलब ये है कि अगर अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट मैं फिर से चाहता हूँ तो मतलब तो इसके लिए फिर से आपने उसी तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जिस तरह हमने पढ़े कि ये एट्रीब्यूट्स पढ़ लेंगे, इस स्लाइड को ख़त्म करें। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हेडिंग को मैं लेफ़्ट सेंटर राइट पे कर रहा हूँ, तो मैं एट्रीब्यूट्स आपके लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट है इसको मैं सेंटर पे लाना चाहता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि हर टेक्स्ट की एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इस एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ को हम इस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये इस स्टार्टिंग टेक्स्ट के अंदर हम स्पेस देके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अलाइन एक प्रॉपर्टी है, ये यूज़ होती है टू अलाइन द टेक्स्ट आइदर ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर। तो यहाँ पे आप देखो, आप सीधा लिखो ALIGN अलाइन, अगर आप खुद इंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिक सिंटैक्स आएगी। इसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी लिखोगे HTML के इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ सेंटर, ठीक है, सेंटर कंट्रोल S, तो ये टैग्स ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर लिखे राइट कंट्रोल S, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट होता है। सो आई थिंक इट इज़ एनफ। गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।